देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि 18वीं सदी के पूर्व का विश्व कैसा था, 18वीं सदी से पूर्व में। फिर हम पढ़ेंगे सामंतवाद के बारे में, और सामंतवाद में पढ़ेंगे इनकी भूमिका क्या थी, सामंतवाद की भूमिका क्या रही, सामंतवाद का विकास आखिर क्यों हुआ था, सामंतवाद की विशेषताएं क्या थी, मैनर क्या होते थे, किसानों की कैसी स्थिति थी, राजा और सामंत कैसे होते थे। ठीक है, ये सारी घटनाओं को पढ़ने के बाद हम जानेंगे इसका निष्कर्ष, और इसका निष्कर्ष निकालने के बाद हमें समझ में आएगा कि वाकई सामंतवाद कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं सामंतवाद को। देखिए, आधुनिक विश्व के इतिहास को समझने में अगर हमें कुछ और जानना है तो सबसे पहले हमें 18वीं और 19वीं सदी से पहले की घटनाओं को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उन घटनाओं को नहीं जानेंगे हम आधुनिक विश्व के इतिहास को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अब 18वीं सदी से जो पहले की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या थीं, तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। देखिए, 18वीं सदी से पहले इंग्लैंड में जो है सामंतवाद का अंत हो गया था। अब ये सामंतवाद सिर्फ इंग्लैंड में समाप्त होता है, लेकिन यूरोप के शेष भागों में सामंतवाद का अंत जो है ये बहुत बाद में हुआ था। ठीक है, अब जब ये सामंतवाद चल रहा था तो उस समय शहरों और कस्बों की संख्या में वृद्धि नहीं थी, लेकिन सामंतवाद जो ही समाप्त होगा शहरों और कस्बों की संख्या में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, भूमि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी ये सामंतवाद के समय में वो अब मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कब? 18वीं सदी के बाद। ठीक है, फिर व्यापारी वर्ग और निरंकुश सम्राटों का उदय होगा। ठीक है, अब एक नया वर्ग आ जाएगा जिसे हम व्यापारी वर्ग कहेंगे, और निरंकुश जो सम्राट होंगे अब वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। देखिए, इंग्लैंड में आंशिक लोकतंत्र था, लेकिन 1688 में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई इंग्लैंड में तो राजशाही के बजाय वहाँ संसद की सर्वोच्चता हो गई, वहाँ संसद सर्वोच्च हो गया, न कि राजा जी। अब कैथोलिक चर्च जो थे इनकी भी शक्ति में ह्रास हुआ, क्योंकि कैथोलिक चर्च उस समय अपने आप को राजा समझने लगे थे, तो इनका भी कुछ कहीं ना कहीं समापन धीरे धीरे हो जाता है। फिर आएगा आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद जो होगा। वाणिज्यिक पूंजीवाद का अर्थ है कि पूरी तरह से कॉमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, अर्थात रुपये पैसों की जो है यहाँ ख़रीदारी में यूज करना आरंभ हो जाएगा, यहाँ रुपये पैसे का अधिक उपयोग होने लगेगा। फिर इंग्लैंड और फ्रांस की प्रतिद्वंदिता चरम पर हो जाएगी, यानी इंग्लैंड और फ्रांस में अब एक दूसरे के ये प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। प्रतिद्वंदी का सामान्य सा अर्थ है कि अब एक दूसरे से ये बेहतर होने की होड़ में लग जाएंगे। चलिए अब आगे का एक विशेष, अब हम मुख्य रूप से सामंतवाद को समझेंगे। सामंतवाद क्या थी और इसकी क्या भूमिका रही पूरे विश्व के इतिहास में। तो आरंभ करते हैं कि 600 ईस्वी से 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक की अवधि को यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। यानी कि यूरोप के इतिहास में जो 600 से 1500 तक की ईस्वी है इसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। करेक्ट, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप, ठीक है, ये विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में इस अवधि के दौरान कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। अब विशेष रूप से ये पश्चिमी यूरोप क्या है, तो देखिए यूरोप का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये यूरोप है, तो यूरोप का ये जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्सा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिस्से में एक अलग ही परिवर्तन हुआ सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से, और इस परिवर्तन को हम सामंतवाद के नाम से जानेंगे। अब सामंतवाद क्या था? सामंतवाद शब्द जो है ये फ्यूड शब्द से निकला है, और फ्यूड शब्द से निकला है जिसका अर्थ है कि भूमि का सशर्त स्वामित्व। भूमि का सशर्त स्वामित्व से अर्थ ये है कि ऐसी भूमि जो कुछ शर्तों के साथ किसी एक विशेष व्यक्ति के पास हो। सामंतवाद ऐसी नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जो मध्यकाल यानी कि 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी में पश्चिमी यूरोप में तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य भागों में प्रचलित हुई। अर्थात 600 से 1500 का जो समय था उस समय सिर्फ और सिर्फ ये पश्चिमी यूरोप में हावी थी व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर ये पूरे यूरोप में फैल गई। देखिए, सामंतवादी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत समाज में वर्गों का विभाजन कठोर था। राजनीतिक रूप से देखें तो यहाँ कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का प्रचलन था कि उस समय जो व्यवस्था चल रही थी उसमें सिर्फ 2 ही लोग ज़्यादा शक्तिशाली थे,
दो लोग क्या एक ही लोग अगर हम समझे तो, कि सिर्फ और सिर्फ सामंत लोग जो थे यही शक्तिशाली होते थे और इनके अंडर में आते थे आपके किसान भाई लोग। अब उस समय कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो सामंत लोग थे इनको एकत्रित कर सके या किसानों को एकत्रित कर सके या इनके ऊपर शासन पूर्ण रूप से अकेले शासन कर सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सामंत हैं और किसान हैं। किसानों के ऊपर सामंत अपना आधिपत्य जमाए रखते हैं। तो कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का प्रचलन था। अर्थात ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का प्रचलन था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर ग्राम का एक सामंत होता था और उस सामंत के अनुसार वहाँ पे किसान कार्य करते थे। यहाँ कोई अन्य शक्ति कार्य नहीं कर रही थी। इस प्रकार ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था वस्तुतः आत्मनिर्भर थी और अधिशेष उत्पादन बहुत कम था, जिससे व्यापार की संभावना न्यून हो गई। देखिए, जब सामंतवादी व्यवस्था हो रही है तो यहाँ पर एक तो एक गांव एक सामंत के अधीन है और जब इसके अधीन है तो यहाँ जो कुछ भी उपज आ रहा है वो सामंत उपयोग कर रहे हैं और वहाँ के कुछ किसान हैं जो अपने खाने पीने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये जो भी कृषि से इनका उत्पादन हो रहा है उसको ये अन्य ग्रामों में न बेच रहे हैं न किसी और को दे रहे हैं, बल्कि उसका उपयोग ये लोग खुद कर रहे हैं। उपयोग और उपभोग दोनों ये लोग खुद कर रहे हैं, इसलिए ये लोग आत्मनिर्भर हैं। अगर सामंतवाद के अंतर्गत केंद्रीय राजनीतिक शक्ति के अभाव के कारण बहुत सारे सामंतों का राजनीतिक वर्चस्व कायम था, जो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक मामलों को नियंत्रित करते थे। देखिए, इसमें कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी, जिस कारण से जो भी सामंत हैं ये सामंत लोग ही अब पूर्ण रूप से वहाँ की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है और आर्थिक व्यवस्था है, इसको यही लोग अब नियंत्रित कर रहे हैं। यहाँ कोई केंद्रीय शक्ति नियंत्रित नहीं कर रही है। इस समय राजा बहुत शक्तिशाली नहीं था। राजा होते तो थे लेकिन शक्तिशाली नहीं होते थे। अब समझिए कैसे शक्तिशाली नहीं होते थे। तो सामंत किसानों का शोषण करते थे और सर्फडम सामंतवाद की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई थी। ये सर्फडम क्या है, इसे हम अगले स्लाइड में समझेंगे। इसके अतिरिक्त यूरोप में चर्च का प्रभाव धार्मिक मामलों से परे भी विस्तृत था। अब इसके अतिरिक्त जो यूरोप में अन्य व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये व्यवस्था तो आपका पश्चिमी यूरोप में चल रहा है, लेकिन अन्य यूरोपीय जो कंट्री हैं जो, तो वहाँ पे पूर्ण रूप से चर्च का प्रभाव है। चर्च पहले सिर्फ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, लेकिन चर्च अब धीरे धीरे अपने आप को दैवीय शक्ति मानने लगा था और चर्च राजा से भी आगे निकल चुका था। वहाँ चर्च जो कहता था वही होता था। चर्च के बारे में भी हम अगली वीडियो में शायद आपको समझा पाएंगे कि चर्च क्या था और कैसे कार्य करता था। फिलहाल देखिए कि सामंतवाद का विकास क्यों हुआ, इसको समझना अत्यंत जरूरी है कि सामंतवाद का विकास क्यों हुआ था। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप में केंद्रीय राजनीतिक शक्ति के अभाव के कारण सामंतवाद का विकास हुआ। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी, इस कारण सामंतवाद का विकास हुआ। क्योंकि इस समय पश्चिमी यूरोप जो था वो कई छोटे और बड़े राज्यों में बिखर गया था। ऐसी व्यवस्था में स्थानीय सामंत राजा की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और सामाजिक मामलों को नियंत्रित करने लगे। सामाजिक मामलों को नियंत्रित करने लगे, इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ जो भी समाज है उस समाज को कैसे लेकर चलना है ये सामंतों के ऊपर निर्भर था। सामंत जिस हिसाब से पूरे समाज को लेकर जाएंगे वहाँ की सामाजिक व्यवस्था वैसे ही चलेगी। सामंतवाद की विशेषता क्या थी, क्या ये विशेषताएं छोड़ के गया सामंतवाद जब तक रहा, इसकी क्या विशेषताएं रही? तो देखिए, सामंती व्यवस्था में अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित थी। इसकी तो एक पहली ये विशेषता है कि जो व्यवस्था है सामंती अर्थव्यवस्था में वो ग्राम आधारित और ये ग्राम आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर का तात्पर्य यह है कि अपने गांव में उपजाते थे, अपने गांव में खाते थे, न दूसरों से खरीदते थे और न दूसरों को बेचते थे। इस अवधि के दौरान कस्बों के साथ व्यापार में गिरावट आई। अब साहब, कस्बों के साथ व्यापार में गिरावट कैसे आई? तो देखिए, कस्बे जो हैं, शहर जो हैं, अब हम अपने गांव में उपजाएंगे, अपने गांव में खाएंगे, तो हमें तो इन दोनों में चीज़ों में गिरावट आई थी। कब? सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत। और सामंतवादी व्यवस्था कब तक चल रही है? तो 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। शक्ति का इसमें जो मुख्य स्रोत है वो भूमि थी, न कि मुद्रा। अब शक्ति से तात्पर्य यह है कि जिसके पास ज़्यादा भूमि होती थी वो ज़्यादा शक्तिमान होता था। ही पूरे व्यवस्था को, उस गांव की जो भी व्यवस्था है उसको वही चलाता था, वही सबसे शक्तिशाली होता था। अब समझते हैं हम अगली घटना को।
और अगली घटना में समझे हम मैनर को, तो मैनर कुछ इस हिसाब का है। ये मैनर आप देख लीजिए, मैनर और कल्चर समझिए, ये जो है सामंतवादी जो राजा जी हैं उनका ये घर है, ये इसमें रहते हैं। और ये हो सके कि इसमें लोग किसान भाई लोग रहते हैं, छोटे छोटे ये जो घर दिख रहे हैं इसमें किसान भाई लोग रहते हैं। ये भूमि है जिसमें ये लोग अपने आवश्यकता की वस्तुएं उत्पादन करते होंगे, ठीक है। और यहाँ भी कुछ इनका कार्य होता होगा, जैसे अन्य चीज़ें कंपनी फैक्ट्री जो भी अपना लगाते होंगे, और बाकी इनके पास जो खेत है वो खेत होता होगा। अगर समझे हम आगे, ये किसान जो थे, तो किसान सामंत की भूमि पर काम करते थे। जो सामंत लोग थे उनकी भूमि पर काम करते थे, जिसे कई जागीरों या मैनरों में संगठित किया गया था। संगठित मतलब एक दूसरे से इसको गठित करके बांध के रखा गया है, जिसको कहीं जागीर कहा जाता था और कहीं मैनर कहा जाता था। और जो ये मैनर होते थे तो प्रत्येक मैनर में एक गढ़ होता था, और गढ़ का मतलब ये है कि उसमें सामंत का घर होता था। के लिए खेत होंगे जिस पे वो काम करेंगे, फिर किसानों के रहने के लिए घर होंगे, किसानों को अपना उत्पादन करने के लिए कुछ कार्यशालाएं होंगी, जैसे कि कार्यशालाएं का मतलब ये है कि अपना कपड़ा बनाना या अपना जो भी ये सब कार्य करना, इसके लिए कुछ जगह थी। लकड़हारे जो थे उनके लिए लकड़ी वकड़ी काटने की जगह थी, ठीक है। जंगल वगैरह था, एक सामंत के अधीन ये सब आता था। अब जो है मैनर में जो भी उत्पादन होता था, जो मैनर है इसमें जो भी उत्पादन होता था, मैनर में जो भी उत्पादन होता था उसका सामंत और निवासियों द्वारा उपभोग किया जाता था, जबकि इसमें से बहुत कम वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। जो भी उस मैनर में उत्पादित हो रहा है या उत्पन्न हो रहा है उसका पहले तो सामंत जो हैं वो उपभोग करेंगे, फिर वहाँ जो निवासी हैं वो लोग उपभोग करेंगे, और इसमें से बहुत कम मात्रा में कुछ बच जाता था जिससे ये लोग व्यापार कर पाएँ। मतलब नगण्य था, कभी कभी तो व्यापार होता ही नहीं था। बात करें मैनर की, तो मैनर के जो श्रमिक थे इनमें सर्फ और काश्तकार किसान सम्मिलित थे। खेत छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित थे। छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित थे का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों की जो भूमि का कुछ भाग है वो काश्तकारों को दे दिया गया था, जो सामंत को कर के रूप में उपज के एक हिस्से का भुगतान करते थे। यानी जो काश्तकार लोग थे ये सामंत को भूमि पे जो भी उपज होता था उसका 1% ये लोग सामंत को दे देते थे, और शेष भूमि सामंत के अधीन होती थी। किसानों की बात आ गई, तो सबसे पहले हम किसानों को समझें कि इस काल में किसान निम्नलिखित वर्ग में वर्गीकृत थे। अब ये वर्ग क्या थे? तो सबसे पहला वर्ग है सर्फ। बात करें सर्फ की, तो सर्फ सामंत की भूमि पर निःशुल्क काम करते थे, यानी कि ये कोई पैसा नहीं लेते थे, सिर्फ उस भूमि पर कार्य करेंगे और उसकी इच्छा के अनुसार इन्हें सभी कार्य करने पड़ते थे। अब सामंत जो कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा। वे स्वतंत्र नहीं थे और भूमि से बंधे थे। भूमि से बंधे थे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह था कि भूमि स्वामित्व में परिवर्तन होने के साथ ही सर्फ का स्वामी भी परिवर्तित होकर एक सामंत से दूसरा सामंत हो जाता था। अब मान लीजिए कि हम सामंत हैं और हमारी भूमि पे कोई कार्य कर रहा है, तब जब हम उस भूमि को किसी और सामंत को दे देंगे तो जो हमारे अंतर्गत कार्य कर रहा था अब वो उस सामंत के अंतर्गत कार्य करने लगेगा और वो उससे भी पैसा नहीं लेगा, क्योंकि ये जो सर्फ लोग थे ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे, इन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए। इसके बाद से आए स्वतंत्र भूधारक जो कि फ्री होल्डर्स होते थे, ठीक है। इन्हें सामंत से अपनी भूमि मिलती थी, ये स्वतंत्र होते थे और केवल सामंत द्वारा निर्धारित कर का भुगतान करते थे। अर्थात जितना सामंत बोलते थे उतने कर का ये लोग भुगतान करते थे। कौन? जो स्वतंत्र भूधारक थे, यानी कि जो एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, अपने जिनका खेत था। इसके बाद से कृषि दास या छोटे पट्टेदार, जो छोटे छोटे पट्टे लेकर छोटे छोटे किसानी करते थे, कह रहे हैं कि इन्हें भी अपनी भूमि सामंत से मिलती थी। ये लोग भी अपनी भूमि जो है अब सामंत से ही लेते थे। भूमि इनकी थी लेकिन सामंत के पास रहती थी और सामंत से ये लोग भूमि ले लेते थे। कुछ निश्चित दिन ये सामंत के लिए काम करते थे। अब सामंत जी जितने दिन बोलेंगे उतने दिन ये लोग काम करते थे, एक अवधि होगी। अन्यथा ये स्वतंत्र होते थे और अपनी कृषि उपज के रूप में कर का भुगतान करते थे। अब उसके बाद से होते थे स्वतंत्र व्यक्ति, यानी कि फ्री मैन। ये ऐसे सर्फ थे, ऐसे सर्फ का मतलब कि किसान, वही किसान, कि ये ऐसे सर्फ थे जिन्हें उनके सामंत द्वारा अपने विवेकाधिकार से मुक्त किया गया होता था।
यानी कि अब जो सामंत है वो अपने विवेक से इनको मुक्त कर देगा कि जाओ तुम कुछ मत देना, हमें कुछ नहीं करना है उससे, कुछ जो भी उपज हो वो तुम रख लेना। ये मतलब सामंत के विवेकाधिकार के ऊपर था, वो जिसको चाहे उसको छोड़ देता था कि आप जाओ फ्री में, जाओ अपना काम करो। इसके बाद से हम बात करें राजा और सामंत की स्थिति के बारे में, तो सामंती पदानुक्रम में शीर्ष पर राजा होता था। राजा और सामंत की बात करें तो जो सामंती पदानुक्रम है, यानी कि सामंत लोग कैसे काम कर रहे हैं, इस अगर पद के अनुक्रम को देखें हम, तो सामंती पदानुक्रम में शीर्ष पर राजा होता था, यानी कि सबसे ऊपर राजा होता था। फिर राजा के नीचे सामंत लोग होते थे। अब सामंत में भी दो सामंत होते थे, एक अधिपति सामंत और एक अधीनस्थ सामंत, इसमें व्यक्त थे। अब प्रत्येक सामंत केवल अपने अधिपति के मातहत भूमिधर होता था। जो भी अब सामंत होता था वो सिर्फ जो उसका अधिपति है उसी के निष्ठा अनुसार वो काम करेगा, अब किसी और की बात को नहीं मानेगा, वो राजा साहब की बात को नहीं मानेगा, सिर्फ अधिपति सामंत की बात को मानेगा। देखिए, मात होने का अर्थ निष्ठा रखना या निष्ठावान होना होता था, जिसके बदले में उसे कुछ औपचारिक अधिकार मिलते थे। यह पदानुक्रमित प्रणाली अलंघनीय थी, क्योंकि अधीनस्थ सामंत केवल अपने तात्कालिक अधिपति के आदेशों का पालन करता था। अब जो तत्कालिक अधिपति है सिर्फ उसकी बात मानेगा, न कि राजा की बात मानेगा या किसी अन्य की बात मानेगा। पदानुक्रम में ऊंचे सामंतों का, न कि पदानुक्रम में ऊंचे सामंतों का, यानी इसके जो ऊंचे सामंत है उसकी बात नहीं मानेगा, वो सिर्फ अधिपति सामंत की बात मानेगा, और अधिपति जितना बताता है उतना करेगा, उसके बाद से वो कुछ नहीं करेगा। फिर है कि इस प्रकार दोहरे कमान की एक ऐसी व्यवस्था विकसित हुई। दोहरे कमान की व्यवस्था का मतलब कि इसमें सिर्फ दो ही लोग एक बात में, अब व्यवस्था चल रही है कि सिर्फ दो ही लोग एक बात को मानेंगे। अब राजा अपने अधिपति सामंत, जो अधिपति सामंत है वो सिर्फ राजा की बात मानेगा, तो इसी प्रकार से जो अधीनस्थ सामंत है वो अधिपति सामंत की बात मानेंगे। तो ऐसी व्यवस्था को हमने क्या कहा है कि ये व्यवस्था जो है, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था ये दोहरे कमान की व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें दो क्रमागत स्तरों के मध्य ही विभिन्न प्रकार के संबंध विकसित हुए। राजा केवल ड्यूक और अर्ल को आदेश दे सकता था। ठीक है, जो अपने अधीनस्थ सामंतों को आदेश देते थे, जो राजा और ड्यूक और अर्ल को आदेश देता था, और ये लोग जो हैं अपने जो अधीनस्थ सामंत थे उनको आदेश देते थे। ड्यूक और अर्ल को बैरन से सैन्य सहायता मिलती थी। अब जो बैरन के लोग होते थे ये सैन्य सहायता प्रदान करते थे, किसको? ड्यूक और अर्ल को। ठीक है, जो सैन्य जनरलों की भांति होते थे, और ये जो सैन्य सहायता जो मिलती थी, अब ये सैन्य जनरलों की भांति सैनिक लोग थे, ये नाइट्स पर निर्भर होते थे, और वो नाइट्स जो थे वही वास्तविक योद्धा होते थे। अतिरिक्त जो भी सामंत होते थे ये भूमि के प्रत्यक्ष स्वामी नहीं होते थे, वह अपने अधिपति के नाम पर भूमि रखता था। जो अधिपति सामंत थे इनके नाम पे ये लोग भूमि रखते थे। इस प्रकार कानूनी रूप से सभी प्रदेश राजा के अधीन थे। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो ये सभी प्रदेश किसके अधीन है? राजा के अधीन। क्यों? क्योंकि अब ये अधीनस्थ सामंत अधिपति सामंत पे है और अधिपति सामंत राजा पे है, तो इसलिए अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो राजा के अधीन है ये सब। देखिए, केवल राजा होता था, और राजा को ही यह अधिकार होता था कि वह सामंत के बेटे को नाइट की पदवी दे। ठीक है, जो तब अपने नाम के साथ सर जोड़ सकता था। ठीक है, अब ये अगर नाइट की उपाधि मिल जाती है, यदि राजा सामंत के बेटे को नाइट की उपाधि दे देता है तो वो अपने नाम के साथ सर जोड़ सकता था। प्रत्येक सामंत के पास अपने सैनिक होते थे, वह अपनी जागीर का एकमात्र अधिकारी होता था। जो भी जागीर है उसका अधिकारी अकेला वही सामंत है। इस प्रकार कार्यात्मक शब्दों में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, और राजा केवल कानूनी अर्थों में केंद्रीय शक्ति था। परिणाम स्वरूप इस समय राजनीतिक एकता की कमी हो गई थी। धीरे धीरे यह पदानुक्रम वंशानुगत हो गया, यानी कि पद का जो ये अनुक्रम है ये वंशानुगत हो गया। अर्थात कि सामंत का बेटा अब सामंत होगा, राजा के बेटा राजा होगा, और किसान का बेटा किसान होगा। देखिए, सामंत के पुत्र अगले सामंत बन जाते थे, और उनके पिता की जागीर उनकी जागीर बन जाती थी। ये क्या हो गया? पदानुक्रम जो है ये वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का ये है कि वंश के अनुगत हो गया है। अब अगली स्लाइड।
इस पूरी सामंतवादी प्रक्रिया का निष्कर्ष यह निकलता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सामंती समाज में वर्गों का विभाजन कठोर था, जिसमें सामाजिक गतिशीलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। राजा के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था और शक्तिशाली सामंत जनता के कल्याण के लिए, अब जनता में जिसमें अधिकांश लोग किसान थे, तो जनता के कल्याण के लिए नहीं सोचते थे। जो शक्तिशाली सामंत थे वो जनता के कल्याण के लिए नहीं सोचते थे। अधिकांश उपज सामंतों द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीने में बर्बाद कर दी जाती थी। अधिकांश जो उपज होती थी वो सामंतों द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीने में बर्बाद कर दी जाती थी। समाज में आर्थिक जड़ता आ गई। आर्थिक जड़ता का तात्पर्य यह है कि अब समाज में एकदम जड़ता आ गई, समाज का विकास ही नहीं हो पाएगा। किसानों के लिए गतिविधियों की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। किसानों के लिए गतिविधियों की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि किसान अपने मनमाने तरीके से कुछ उपज नहीं कर सकता था। जो सामंत का है उसी के अनुसार वो कार्य कर सकता था, क्योंकि भूमि से बंधे थे और व्यक्तिगत उद्यमिता की तो कोई संभावना ही नहीं थी। ये जो भी किसान लोग थे ये पूर्ण रूप से भूमि से बंधे थे, यानी सिर्फ उसी भूमि पे कार्य कर सकते थे और जो सामंत कहेगा वही कार्य कर सकते हैं। जो सामंत उपजाने के लिए बोलेगा वही उपजा सकते हैं। इसलिए इसमें उद्यमिता की तो कोई दूर दूर तक संभावना ही नहीं थी इस व्यवस्था में। तो आज हमने समझा पूर्ण रूप से सामंतवादी व्यवस्था के बारे में। अगले स्लाइड्स में हम समझेंगे चर्च के बारे में कि चर्च क्या होता था उस समय और चर्च की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या हानियां थी, क्या क्या लाभ थे, क्या क्या दुरुपयोग थे। तो चर्च के बारे में भी हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,